हेलो डॉक्टर्स, आज का हमारा टॉपिक है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सही कहा। और इस गहन विश्लेषण यानी डीप एक्सप्लोरेशन का हमारा मेन मिशन है इस पूरे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को कंप्लीटली डिकोड करना। एग्जैक्टली। हम आज प्राइमरी हीमोस्टेसिस, कोएगुलेशन कैस्केड, थ्रोम्बोजेनेसिस की फार्माकोलॉजी और विटामिन के पाथवे को इन डेप्थ समझने वाले हैं। और हम इसको बिल्कुल एक स्टोरी की तरह एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी छोटा कॉन्सेप्ट मिस ना हो। राइट। और रूल वही रहेगा, हम डिस्कशन हिंदी में करेंगे पर सारे मेडिकल और साइंटिफिक वर्ड्स को उनके ओरिजिनल इंग्लिश टर्म्स में ही यूज करेंगे। अगर कोई आम हिंदी वर्ड यूज होता है तो मैं उसका इंग्लिश टर्म भी तुरंत बताऊंगी। परफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस से। इसको ऐसे समझिए जैसे एक हाई प्रेशर पाइपलाइन में अचानक से लीक हो गया हो। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इसको एकदम यानी बांध टूटने की तरह सोचिए। पहले पानी का फ्लो रोको यानी वेजोकंस्ट्रिक्शन करो, फिर रिपेयरिंग शुरू करो। लेकिन इस रिपेयर के एग्जैक्ट स्टेप्स क्या हैं? तो जब एंडोथेलियल इंजरी होती है तो बॉडी का सबसे पहला इमीडिएट फिजिकल रिस्पॉन्स वही वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है। इस वेसल नैरोइंग यानी सिकुड़ने के 3 मेन ट्रिगर्स होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है एंडोथेलियन। ये एक केमिकल है जो डैमेज सेल से निकलता है। दूसरा है लोकल वैस्कुलर स्पैज्म, जो डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से होता है, राइट? बिल्कुल। और तीसरा फैक्टर है वेसल वॉल के अंदर मौजूद स्मूथ मसल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन। तो इन तीनों से फ्लो स्लो हो गया। अब इसके बाद क्या? प्राइमरी हीमोस्टेसिस के आगे के स्टेप्स कैसे काम करते हैं? इसके 5 क्लियर स्टेप्स हैं। स्टेप 1 वही है, एंडोथेलियल इंजरी। फिर आता है स्टेप 2 जिसे हम एक्सपोजर कहते हैं। एक्सपोजर यानी कुछ सामने आना। हाँ, नॉर्मल कंडीशंस में ब्लड सेल्स एंडोथेलियम के नीचे के स्ट्रक्चर्स को नहीं देखते हैं, पर इंजरी के बाद डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स के ठीक नीचे छुपा हुआ वॉन विलेब्रांड फैक्टर जिसे हम VWF कहते हैं और सब एंडोथेलियल कोलेजन एक्सपोज हो जाते हैं। ओ, तो VWF और कोलेजन एक फाउंडेशन बनाते हैं। गॉट इट। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप है अडहीजन। ब्लड में तैरते हुए प्लेटलेट्स इस साइड पर आते हैं। हर प्लेटलेट के सरफेस पर एक स्पेशल रिसेप्टर होता है जिसे GPIB रिसेप्टर कहते हैं। अच्छा, तो ये GPIB रिसेप्टर उस एक्सपोज्ड हुए VWF और कोलेजन से बाइंड करता है। एग्जैक्टली। ये प्लेटलेट और वेसल वॉल के बीच का कनेक्शन है। अब आता है चौथा स्टेप, एक्टिवेशन। जैसे ही GPIB बाइंड करता है, प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होने पर क्या वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है? हाँ, ये अपने ग्रैन्यूल से केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ADP, थ्रोम्बोक्सिन A2 यानी TXA2, सेरोटोनिन और कैल्शियम आयंस यानी CA2+। वेट, इतने सारे केमिकल्स क्यों? इनका रोल क्या है? ये एक SOS सिग्नल है। सेरोटोनिन और TXA2 और ज्यादा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। CA2+ आगे के कैस्केड के लिए जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ADP और TXA2 आसपास के और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करके वहां बुलाते हैं। आई सी, ये एम्प्लीफिकेशन है। तो अब बहुत सारे प्लेटलेट्स आ गए, आखिरी स्टेप क्या होगा? पांचवा स्टेप है एग्रीगेशन। एक्टिवेशन के बाद प्लेटलेट्स एक नया रिसेप्टर एक्सप्रेस करते हैं, GPIB3A। अब ब्लड से एक प्रोटीन आता है फिब्रिनोजन, जो एक ब्रिज की तरह काम करता है। बिल्कुल सही। फिब्रिनोजन इन GPIB3A रिसेप्टर्स पर बाइंड करता है और अलग-अलग प्लेटलेट्स को जोड़ देता है, जिससे अनबाउंड प्लेटलेट्स आकर जुड़ते हैं और एक प्लेटलेट प्लग बन जाता है। ओके, दैट मेक्स सेंस। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, बिना कोई डिटेल छोड़े। श्योर, आप ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, जिसके फैक्टर्स हैं एंडोथेलियन, वैस्कुलर स्पैज्म और स्मूथ मसल सेल्स कंट्रैक्शन। फिर 5 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 एंडोथेलियल इंजरी, स्टेप 2 एक्सपोजर ऑफ VWF और सब एंडोथेलियल कोलेजन, स्टेप 3 एडहेजन, जहां प्लेटलेट अपने GPIB रिसेप्टर के थ्रू VWF और कोलेजन से बाइंड करता है। सही जा रही है। स्टेप 4 एक्टिवेशन, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होकर ADP, TXA2, सेरोटोनिन और C2+ रिलीज करते हैं। और फाइनल स्टेप 5 एग्रीगेशन, जहां फाइब्रिनोजन ब्लड से आकर प्लेटलेट्स के GPIB3A रिसेप्टर्स पर बाइंड करता है और अनबाउंड प्लेटलेट्स जुड़कर प्लेटलेट प्लग बनाते हैं। एक्सेलेंट। आपने सारे रिसेप्टर्स करेक्टली ट्रेस्ड किए हैं। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि अगर इन्हीं रिसेप्टर्स या फैक्टर्स में डेफिशिएंसी यानी कमी आ जाए तो क्या होता है? पैथोलॉजीज यहीं से शुरू होती हैं। राइट। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ मिसिंग है तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो इन क्लिनिकल सिंड्रोम्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं?
अगर GPIB रिसेप्टर की डेफिशिएंसी है तो उसे बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें एडिशन नहीं हो पाता। अच्छा, और अगर GPIB ठीक है पर वो ब्रिज वाला रिसेप्टर मिसिंग हो तो अगर GPI23A की डेफिशिएंसी है तो उसे ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया कहते हैं। इसमें एग्रीगेशन फेल हो जाता है। और तीसरी कंडीशन है वॉन विलिब्रैंड डिजीज, जिसमें VWF की ही डेफिशिएंसी होती है। ओके, GPIB डेफिशिएंसी मतलब बर्नार्ड सोलियर, GPI23A डेफिशिएंसी मतलब ग्लैंड्समैन और VWF डेफिशिएंसी मतलब वॉन विलिब्रैंड डिजीज। पर एक लैब में इन कंडीशंस को टेस्ट कैसे करते हैं? उसके लिए हम एक स्पेशल एसे यूज करते हैं जिसे रिस्टोसिटिन एसे कहते हैं। रिस्टोसिटिन, ये कैसे काम करता है? रिस्टोसिटिन एक्चुअली VWF को एक्टिवेट करता है ताकि वो प्लेटलेट के GPIB से बाइंड करे। ओह, आई गेट इट। तो अगर टेस्ट में एग्रीगेशन फेल हो गया, यानी फेलियर ऑफ एग्रीगेशन विद रिस्टोसिटिन एसे हुआ, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका सीधा मतलब है कि या तो VWF मिसिंग है या फिर उसको पकड़ने वाला GPIB मिसिंग है। तो फेलियर ऑफ एग्रीगेशन इंडिकेट करता है वॉन विलिब्रैंड डिजीज और बर्नार्ड सोलियस सिंड्रोम को। सही। और स्टोरेज के बारे में क्या? ये सारे फैक्टर्स बॉडी में कहाँ स्टोर होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंडोथेलियल सेल्स के अंदर 5 स्पेसिफिक चीजें होती हैं। VWF, फैक्टर 8, थ्रोम्बोप्लास्टिन, TPA यानी टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर और PGI2 यानी प्रोस्टासाइक्लिन। और प्लेटलेट्स के अंदर? प्लेटलेट्स के अंदर अपने खुद के ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसमें VWF और फाइब्रिनोजन होते हैं। ग्रेट! एक और क्विक रिवीजन कर लेते हैं सेगमेंट का। गो अहेड। Deficiency of GPIB is Bernard-Soulier syndrome. Deficiency of GPIB3A is Glanzmann thromboasthenia. Deficiency of VWF is von Willebrand's disease. Ristositin VWF को एक्टिवेट करता है GPIB से बाइंड करने के लिए। Failure of aggregation with ristositin assay indicates von Willebrand's disease और Bernard-Soulier syndrome. और इंडोथीलियल सेल्स में होते हैं VWF, फैक्टर 8, थ्रोम्बोप्लास्टिन, TPA और PGI2। स्पॉट ऑन। तो प्लेटलेट प्लग तो बन गया, लेकिन ये प्लग अभी भी कच्चा है, टेम्परेरी है। Here's where it gets really interesting. प्लेटलेट प्लग तो बन गया, पर उसको मजबूत यानी स्टेबल बनाने का कैस्केड कैसे चलता है? I mean, secondary hemostasis. बिल्कुल, इसको कोएगुलेशन कैस्केड कहते हैं और इसके 2 मेन रास्ते हैं। पहला है एक्सट्रिंसिक पाथवे, जो वेसल के बाहर से शुरू होता है। हाँ, जब डैमेज टिश्यू खून के कांटेक्ट में आता है तो वो टिश्यू फैक्टर यानी फैक्टर 3 रिलीज करता है। ये टिश्यू फैक्टर 3 ब्लड के फैक्टर 7 के साथ मिलकर एक 7-3 कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये रास्ता बहुत फास्ट है। और दूसरा रास्ता इंट्रिंसिक पाथवे लंबा क्यों होता है? इंट्रिंसिक अंदर से शुरू होता है जब खून एक्सपोज्ड कोलेजन को टच करता है। इसका सीक्वेंस थोड़ा लंबा है पर एम्प्लीफिकेशन के लिए जरूरी है। शुरू होता है फैक्टर 12 से। ओके, तो एक्सपोज्ड कोलाजन ने फैक्टर 12 को एक्टिवेट किया। फिर फैक्टर 12 HMW किनेनोजिन के साथ मिलकर 12A बनाता है। ये 12A आगे चलकर फैक्टर 11 को 11A में बदलता है। फिर 11A फैक्टर 9 को 9A में बदलता है और फाइनली 9A फैक्टर 8 को 8A में कन्वर्ट करता है। ये तो एक रिएक्शन चेन है। पर मुझे एक ऑब्जर्वेशन दिख रही है यहाँ। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं 8, 9 और 11, क्या इनकी डेफिशिएंसी ही हीमोफीलिया कॉज करती है? आपने एकदम सही लिंक पकड़ा। इंट्रिंसिक पाथवे की खराबी ही हीमोफीलिया है। इसके 3 टाइप्स हैं। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है और ये XR यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और हीमोफीलिया बी में? उसमें फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है जो कि अगेन XR है। और तीसरा है हीमोफीलिया सी जिसमें फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होती है। पर ध्यान रहे ये AR है यानी ऑटोसोमल रिसेसिव। डॉक्टर्स, इसको याद रखने का एक क्लियर मनोमिक मैं बताती हूँ। हीमोफीलिया के टाइप्स और फैक्टर्स याद रखने के लिए सिंपली ABC मैचेस विद 8, 9, 11 यानी 8th फैक्टर, 9th फैक्टर और 11th फैक्टर। सिंपल एंड इफेक्टिव। बहुत अच्छा मनोमिक है। तो चाहे एक्सट्रिंसिक हो या इंट्रिंसिक, दोनों का एंड गोल एक ही है और वो है कॉमन पाथवे में एंटर करना। कॉमन पाथवे, वहाँ क्या होता है? यहाँ एक्टिवेटेड फैक्टर XA फैक्टर Y के साथ
और प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स और कैल्शियम 2+ के साथ जुड़ता है। ये चारों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे फैक्टर एक्स एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स या प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिनेज मतलब ये प्रोथ्रोम्बिन पर एक्ट करेगा? सही समझिए आप। ये प्रोथ्रोम्बिन यानी फैक्टर 2 को थ्रोम्बिन यानी फैक्टर 2A में कन्वर्ट करता है और इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा हीरो है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है एग्जैक्टली? थ्रोम्बिन ब्लड में तैरते हुए फिब्रिनोजिन यानी फैक्टर 1 को काटकर फिब्रिन यानी फैक्टर 1A में कन्वर्ट करता है। ये फिब्रिन एक जाल की तरह उस कच्चे प्लेटलेट प्लग पर बिछ जाता है। पर जाल तो अभी भी लूज होगा ना? हाँ, इसलिए एंड में फैक्टर 13A आता है। फैक्टर 13A इस फिब्रिन का क्रॉस लिंकिंग करता है। ये इसको परमानेंटली सिल देता है जिससे एक इनसॉल्युबल फिब्रिन मैश बनता है और क्लॉट स्टेबल हो जाता है। माइंड ब्लोइंग। तो एक क्विक रिवीजन नंबर 3 करते हैं। एक्सट्रिंसिक शुरू हुआ डैमेज्ड टिश्यू से, टिश्यू फैक्टर 3 ने फैक्टर 7 के साथ 7-3 कॉम्प्लेक्स बनाया। इंट्रिंसिक शुरू हुआ एक्सपोज्ड कोलेजन से, देन 12-HMW किनिनोजिन के साथ 12A बना, फिर 11 से 11A, 9 से 9A और 8 से 8A। हीमोफीलिया A, B, C मैचेस विद 8, 9, 11। और इनहेरिटेंस A और B का XR है जबकि C का AR है। राइट। और कॉमन पाथवे में XA, VA, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स और CA2+ मिलकर फैक्टर X एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स यानी प्रोथ्रोम्बिनेज बनाते हैं। वो प्रोथ्रोम्बिन 2 को थ्रोम्बिन 2A में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन 1A को फिब्रिन 1A में कन्वर्ट करता है। और फाइनली फैक्टर 13A क्रॉस लिंकिंग ऑफ फाइब्रिन करता है जिससे इनसॉल्युबल फाइब्रिन मैश बनता है। एकदम परफेक्ट समरी है। अब आते हैं एग्जाम पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू पर। हम फार्माकोलॉजी का यूज करके इस कैस्केड को रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि कई पेशेंट्स में हमें क्लॉटिंग रोकनी होती है। वो प्राइमरी हीमोस्टैसिस को कैसे रोकती है? एस्पिरिन एक बहुत डायरेक्ट टारगेट पर अटैक करती है। ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है साइक्लोऑक्सीजनेज यानी कॉक्स एंजाइम को, जिससे एराकिडोनिक एसिड से TXA2 यानी थ्रोम्बोक्सिन A2 का सिंथेसिस बिल्कुल बंद हो जाता है। तो SOS सिग्नल जाएगा ही नहीं और प्लेटलेट एग्रीगेशन रुक जाएगा। पर ADP रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसे क्लोपिडोग्रिल कैसे काम करते हैं? क्लोपिडोग्रिल, प्रसूग्रिल, टिकाग्रिल और टिक्लोपाइडीन ये सब ADP रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। ये प्लेटलेट्स पर मौजूद ADP रिसेप्टर जिसे P2Y रिसेप्टर कहते हैं उसको इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देते हैं। ओह, तो इससे क्या होता है? इसका मेन इफेक्ट ये होता है कि प्लेटलेट अपने ब्रिज वाले रिसेप्टर को सरफेस पर नहीं ला पाता। टेक्निकल टर्म्स में कहें तो ये ड्रग्स ADP इंड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ GPPIB-VIA को इनहिबिट करते हैं। वाओ! और अगर मैं सीधे उस ब्रिज को ही ब्लॉक करना चाहूँ तो हम डायरेक्ट इनहिबिटर्स यूज करते हैं जैसे एब्सिक्समैप, एप्टिफेबाइटिड और तिरोफिबैन। ये ड्रग्स डायरेक्टली GPI3B रिसेप्टर को बाइंड करके इनहिबिट कर देते हैं। ये सबसे पोटेंट तरीका है क्लॉट रोकने का। राइट। और बॉडी के नेचुरल रेगुलेटर्स भी तो होते होंगे? हाँ, एक्टिवेटेड प्रोटीन C और थ्रोम्बोमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स खून को एक्सेस में जमने से रोकते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं इन ड्रग्स का। रिवीजन नंबर 4, एस्पिरिन irreversibly inhibits cyclooxygenase COX, thereby inhibiting TXA2 synthesis from arachidonic acid. ADP receptor blockers like clopidogrel, prasugrel, ticagrelor or ticlopidine irreversibly block ADP P2Y receptor जिससे ADP-induced expression of GPIBA3A inhibit होता है। और direct inhibitors like abciximab, एब्स्टिफेबाइटिड और टिरोफिबैन डायरेक्टली GPIBA3A को इनहिबिट करते हैं। और रेगुलेटर्स हैं एक्टिवेटेड प्रोटीन C और थ्रोम्बोमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉन्सेप्ट पूरी तरह लॉक हो गया है। अब हमारे गहन विश्लेषण के आखिरी सेगमेंट पर आते हैं, द विटामिन K पाथवे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर विटामिन K? कोएगुलेशन में इसका इतना बड़ा रोल क्यों है? बचपन से पढ़ते आ रहे हम। विटामिन K एक्चुअली एक को फैक्टर यानी एक हेल्पर की तरह काम करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डाइट से आने वाला विटामिन K1 जिसे क्विनोन कहते हैं वो इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव तो उसको एक्टिवेट कौन करता है? एक एंजाइम है NADPH डिपेंडेंट क्विनोन रिडक्टेस। ये एंजाइम उस क्विनोन को
एक्टिव विटामिन K1 यानी हाइड्रोक्विनोन में बदल देता है। ओके, तो अब हमारे पास एक्टिव हाइड्रोक्विनोन है। ये कोएगुलेशन फैक्टर्स पर क्या असर डालता है? बॉडी के कुछ कोएगुलेशन फैक्टर्स तब तक काम नहीं कर सकते जब तक उनमें कैल्शियम बाइंड ना हो। ये एक्टिव विटामिन के एक दूसरे एंजाइम के साथ मिलता है जिसका नाम है कार्बोक्सिलेज एपॉक्सीडेज। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये एंजाइम ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज का गैमा कार्बोक्सिलेशन करवाता है। इस कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से इन फैक्टर्स में एक बाइंडिंग साइट बन जाती है जिससे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और वो स्पेसिफिक फैक्टर्स कौन से हैं जो इस पर डिपेंडेंट है? ये हैं कोएगुलेशन फैक्टर्स I, V, VI और X। और इसके साथ साथ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन्स जिसे प्रोटीन्स S, C और Z कहते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर सॉस डेटा से एक यूनिवर्सल मिनोमिक शेयर करती हूँ। इन फैक्टर्स को याद रखने के लिए नंबर 1972 याद रखिए। 1 को छोड़ दीजिए, बचा 9, 7, 2 और 10 यानी फैक्टर्स I, VI, X और X। ये बहुत हैंडी मिनोमिक है। अब देखिए, इस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के दौरान वो एक्टिव हाइड्रोक्विनोन अपनी एनर्जी यूज कर लेता है और एक इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है? नहीं, बॉडी उसको रिसाइकिल करती है। वो एक्टिव से इनएक्टिव विटामिन K2,3 एपॉक्साइड बन जाता है। अब इस एपॉक्साइड को वापस क्विनोन फॉर्म में लाने की जरूरत होती है? और ये रिसाइकलिंग का काम कौन सा एंजाइम करता है? इस एंजाइम का नाम है विटामिन K2,3 एपॉक्साइड रिडक्टेज। ये उस इनएक्टिव एपॉक्साइड को वापस क्विनोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। दैट इज जस्ट ब्रिलियंट बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। एक फाइनल कंटेंट स्वीप करते हैं इन चारों एंजाइम्स और मॉलिक्यूल्स का। विटामिन K1 क्विनोन इनएक्टिव है। NADPH डिपेंडेंट क्विनोन रिडक्टेज इसको एक्टिव विटामिन K1 हाइड्रोक्विनोन में बदलता है। फिर कार्बोक्सिलेज एपॉक्सीडेज एंजाइम के माध्यम से ग्लूटामेटिक एसिड रेजिड्यूज का गामा कार्बोक्सिलेशन होता है जो फैक्टर्स 2, 7, 9, 12 और प्रोटीन्स S, C, Z को एक्टिव फॉर्म में लाता है। इस दौरान एक्टिव विटामिन K इनएक्टिव विटामिन K1 2,3 एपॉक्साइड में बदल जाता है और फाइनल स्टेप में विटामिन K1 2,3 एपॉक्साइड रिडक्टेज इसको वापस क्विनोन में कन्वर्ट करके रिसाइकिल कर देता है। बिल्कुल सही। हमने शुरू से लेकर एंड तक, प्राइमरी हीमोस्टेसिस से लेकर विटामिन K पाथवे तक एक भी मॉलिक्यूलर लेवल का डिटेल मिस नहीं किया है। यही इस डीप डाइव का असली मकसद था। हमने वैसोकंस्ट्रिक्शन के फैक्टर्स समझे, एडिशन और एग्रीगेशन के कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर्स लाइक GPIB और GPIB3A देखे। हमने रिस्टोसिटिन असे से ब्लीडिंग सिंड्रोम्स को आइडेंटिफाई करना सीखा, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवेज के चेन रिएक्शंस को ट्रेस किया, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल जैसी ड्रग्स का एग्जैक्ट टारगेटिंग समझा और एंड में विटामिन K1 का रिसाइकलिंग पाथवे क्लियरली डिकोड किया। इस डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच से एग्जाम में क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। तो सभी डॉक्टर्स के लिए आज का एक 1 वर्ड क्वेश्चन है, फाइब्रिन का क्रॉस लिंकिंग परमानेंटली कौन सा फैक्टर करवाता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके या खुद से रिकॉल करके कंफर्म करना है। सिलेक्शन के लिए एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ तो टॉपिक रिपीट होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। और एंड करने से पहले एक थॉट छोड़ता हूं सभी के लिए। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, सोचिए अगर कोई ड्रग विटामिन K एपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर दे तो इस प्योर गैमा कार्बोक्सिलेशन साइकिल का क्या होगा? क्या ये इनएक्टिव एपॉक्साइड के एक्यूमुलेशन को लीड करेगा और बॉडी में नए एक्टिव कोएगुलेशन फैक्टर्स बनने बिल्कुल बंद हो जाएंगे? थिंक अबाउट इट, रिसर्च इट। What a fantastic note to end on. Thank you, doctors, and keep exploring and keep learning.